Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm your inorganic chemistry teacher at Bansal Academy. हम 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं CSR नेट के। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है VSEPR थ्योरी। इससे पहले भी हम दो टॉपिक्स कर चुके हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एंड ऑर्जल डायग्राम। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वो वीडियोस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है। शेप एंड ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन तो नेट का इतना फेवरेट है कि ये हर बार इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स में डाल देते हैं। आपको शेप या फिर ज्योमेट्री, कुछ भी एक चीज या फिर दोनों चीजें किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए पूछी जा सकती हैं। ठीक है, या तो लोन पेयर्स पूछ लेते हैं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल दे दिया, उसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या है, या फिर जो उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है उसमें कितने लोन पेयर्स है। इसके अलावा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, मैंने बात की दो चीजों की, एक है शेप और एक है हमारे पास ज्योमेट्री। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम पे, वो डिसाइड करते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब देखो मैंने आपको बोला कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है शेप और एक है हमारे पास ज्योमेट्री। डिफरेंस क्या है देखो, जब भी हमने शेप बतानी है, जब भी हम शेप बताएंगे, ठीक है, तो हम उसमें लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान रखना है, जब भी शेप बताएंगे तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ओनली किसको कंसीडर करते हैं? ओनली बॉन्ड पेयर आर कंसीडर। और जब भी ज्योमेट्री बताते हैं तो हमेशा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को ही हम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री जब भी बताएंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे, और शेप जब भी बताएंगे, शेप इज लाइक कि हमें वो मॉलिक्यूल दिख कैसा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें नहीं आएंगे। और ज्योमेट्री है कि आइडियली वो कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है जो लोन पेयर भी है, मतलब वो कहाँ है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में हम लोन पेयर भी लेंगे एंड बॉन्ड पेयर भी लेंगे, शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर लेंगे। क्लियर है? अब देखो जब भी हमने ज्योमेट्री बतानी है, ज्योमेट्री हम किससे निकाल लेते हैं? खाली हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे और वहां से हम ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना आई होप आप लोगों को आता ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, number of valence electron on central atom plus negative charge minus पॉजिटिव चार्ज, जो भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम्स। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम्स कौन से होते हैं? हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स। ठीक है, कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास मोनोवेलेंट एटम्स। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऐसे निकालते हैं, या फिर हाइब्रिडाइजेशन नंबर अगर हमने मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए निकालना हो तो हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, प्लस लोन पेयर। ठीक है, सिंपली हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमने सिग्मा बॉन्ड देखने हैं और लोन पेयर निकाल लेने हैं, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2, लास्ट में मैं आपको सारे एग्जांपल्स करवाऊंगी, शेप काफी एग्जांपल्स करवाऊंगी, शेप के और ज्योमेट्री दोनों के ही आपको क्वेश्चन मतलब एग्जांपल्स करवाऊंगी, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। पर आप अभी के लिए थोड़ा सा देख लो कि अगर हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर अगर हमारे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ज्योमेट्री उसकी क्या हो जाती है? लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? SP। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, जैसे ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है S और P, इनसे हमारे पास क्या बनेगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती है बॉन्डिंग में। ठीक है, जैसे दो से दो हाइब्रिड बनेगी, दो SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है CO2। CO2 आपको पता है ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? देखो दो सिग्मा बॉन्ड्स, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2।
बॉन्ड एंगल आ जाता है 120 डिग्री। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन नंबर हमारे पास 3 है, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाती है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, फिर ट्रायंगुलर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल आ जाता है SO3, बॉन्ड एंगल आ जाता है 120 डिग्री। सिमिलरली 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है, टेट्राहेड्रल आ जाता है। फिर 5 के लिए sp3d हो जाती है, फिर हो जाती है हमारे पास sp3d2 या d2sp3। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास 2 हाइब्रिडाइजेशन नंबर होगा तो ज्योमेट्री लीनियर ही होगी, और जब 3 हाइब्रिडाइजेशन नंबर होगा तो ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगी, 4 में हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी। तो आपने जब भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर आपके पास आ जाता है तो ज्योमेट्रीज आपके पास यही रहेंगी। ठीक है, शेप में आपके पास वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने बॉन्ड मतलब लोन पेयर को नहीं लेना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है, जब भी हम क्या करेंगे ज्योमेट्री मतलब हाइब्रिडाइजेशन नंबर जब भी होगा, जब भी मतलब जो भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा वो बेसिकली क्या होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास आ गया 5 हाइब्रिडाइजेशन नंबर, यानी कि उसमें टोटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हमारे पास कितने रहने वाले हैं, उसमें होंगे 5। ठीक है, तो अब आते हैं हम दोबारा से अपने टॉपिक पे, जो है हमारे पास VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो VSEPR थ्योरी में हम सबसे पहले तो हमने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, एक है CH4 मीथेन, ठीक है, एक है अमोनिया NH3, ठीक है, और एक है हमारे पास वाटर H2O। ठीक है, अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल लो, इसका क्या बन जाएगा, कार्बन है इधर सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इस पे, 4 होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है तो मैंने 0 0 लिख लिया। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 4। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है मोनोवेलेंट एटम, तो 8/2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 मैंने क्या बताया था, जितना हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है उतने बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होते हैं। और इधर 4 हमारे पास साइड एटम्स हैं, यानी कि सारे के सारे क्या है हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी sp3, और जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब की बार कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी जो शेप है वो भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ही हो जाएगी, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ही हो जाएगी। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका, अब हम बनाएंगे इसकी ज्योमेट्री। ठीक है, CH4 हमारे पास ऐसे होता है, ऐसे होता है टेट्राहेड्रल, तो ये हो गया CH4। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल लो, हाफ ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है। ठीक है, और हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4। ठीक है, 4 का मतलब क्या है, sp3, यानी कि ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास, मैंने क्या बताया था, 4 का मतलब है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 होंगे। अब देखो 3 ही साइड एटम्स हैं, यानी कि जो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं वो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, यानी कि एक क्या होगा इधर, लोन पेयर होगा। ठीक है, और वैसे भी नाइट्रोजन पे आपको पता है कि लोन पेयर होता है, तो इस लोन पेयर को हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, और ये आगे हमारे पास 3 हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद देखो ये है वाटर, वाटर के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आ जाता है, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, +2 इसमें मोनोवेलेंट एटम है, 8/2 यानी कि 4 आ जाता है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ठीक है, तो इसकी भी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो अब की बार देखो 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, इसमें 2। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो वो लोन पेयर ऐसे हमने बना दिए। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आपने क्या प्रेडिक्ट करना है, आपको पता है तीनों की जो ज्योमेट्री है, तीनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री तो डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन नंबर से आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने बतानी है शेप। शेप के लिए हमें है, देखो इसकी शेप क्या है, इधर कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कि सारे बॉन्ड पेयर है, यानी कि टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसकी शेप बताते हैं तो देखो
अमोनिया, अभी देखो हमने ये नहीं देखना है, लोन पेयर नहीं देखना है, तो ये कुछ सिर्फ इतना ऐसे ही दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये पिरामिड जैसा दिख रहा है, तो इसकी जो शेप होती है वो क्या आ जाती है हमारे पास, पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल। और अगर हम बात करते हैं वाटर की शेप की, तो देखो कैसे दिखेगा हमारे पास वाटर, ऐसे वी शेप का। तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी आ जाती है, इसकी जो शेप होती है वो आ जाती है हमारे पास वी शेप। ठीक है, इसकी शेप आ जाती है वी शेप। उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज क्या है, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल आपको पता है कितना होता है, 109 डिग्री एंड 45 मिनट्स। ठीक है, ये प्रॉपर टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे लोन पेयर आने की वजह से ये जो हमारे पास बॉन्ड है, ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा अंदर को टिल्ट हो गया। रीजन सिंपल सा है, देखो यही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी हमारे पास VSEPR थ्योरी यही बताती है कि लोन पेयर्स जो होंगे, अब देखो इस बॉन्ड के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉन्ड के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, क्योंकि इधर नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, इधर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है। बट है तो इलेक्ट्रॉन्स ही है, और यहाँ पे हमारे पास फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड अंदर को हल्का सा टिल्ट हो जाता है, और हमारे पास बॉन्ड एंगल ये कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 106 डिग्री एंड 6 मिनट्स का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी कि और भी ज्यादा अंदर को बॉन्ड स्टिल्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो और भी कम हो जाता है, वो हो जाता है 104 डिग्री एंड 5 मिनट्स का। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल की, तो CH4 में हमारे पास सबसे ज्यादा होता है, फिर NH3 में होता है, और फिर H2O में होता है। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर रहता है किसका, बॉन्ड एंगल का। तो इस तरह से इसमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज हमारे पास कहाँ, इसी के मतलब कहाँ से आई है, बेसिकली इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आती है VSEPR थ्योरी, जिसमें VSEPR थ्योरी का जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो यही है कि रिपल्जन बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर लीड्स टू चेंज इन बॉन्ड एंगल। क्या है, रिपल्जन, ये अभी अभी जैसे हमने देखा एग्जाम्पल के थ्रू, रिपल्जन बिटवीन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर leads to leads to change in change in bond angle, बॉन्ड एंगल। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा कि जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है हमारे पास, उनमें जब रिपल्जन्स हो रही हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम रिपल्जन्स की बात करें, तो आप खुद आइडिया लगा लो कि हमारे पास एक तो है लोन पेयर रिपल्जन, तो वो लोन पेयर के बीच में रिपल्जन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली पड़े हैं, किसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, जिस भी सेंट्रल एटम के ऊपर है उसके इन्फ्लुएंस में है। बट बॉन्ड पेयर की तरह नहीं है, जहां पे बॉन्ड पेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, वैसी बात करें, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब वो क्या होते हैं, ज्यादा फ्रीली पड़े होते हैं सिग्मा बॉन्ड से। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है लोन पेयर एंड पाई। ठीक है, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर होती है लोन पेयर और सिग्मा के बीच में रिपल्जन्स। ठीक है, उसके बाद होती है पाई एंड पाई के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन, फिर होती है पाई एंड सिग्मा, फिर सबसे लीस्ट होती है सिग्मा एंड सिग्मा बॉन्ड के बीच में रिपल्जन्स। तो ये आपको जो ऑर्डर है ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिपल्जन, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिपल्जन रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब भी, मैंने आपको बता तो दिया कि शेप
में आपने लोन पेयर को नहीं देखना है, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अब लोन पेयर्स को हमने प्लेस कहाँ करना है। तो उसके लिए आप एक पॉइंट नोट कर लो कि जो लोन पेयर होते हैं वो हमेशा कहाँ रहेंगे, दे ऑलवेज टेंड्स टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, ठीक है। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे अगर लोन पेयर रहेंगे तो वो मिनिमम रिपल्जन फील करेंगे। देखो, जहां पे ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें रिपल्जन ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, ठीक है। तो लोन पेयर्स मिनिमम रिपल्जन्स के लिए कहाँ पे प्लेस होंगे? हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे प्लेस होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ClF3 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ClF3 में देखो क्लोरीन है, आप ऐसे भी बना सकते हो बार बार हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने से अच्छा। ये है क्लोरीन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ठीक है। और इसमें 3 फ्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड बन गया, ठीक है। अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हैं तो क्या आएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और लोन पेयर कितने हैं? 2। हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ गया 5, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है, वो हमें दिख ही रहा है कि 3 बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो होती है TBP, ठीक है। और जो शेप होती है वो हम देखते हैं कैसी आएगी। देखो, ये है हमारे पास Cl, ठीक है। और अब हमारे पास TBP में क्या होते हैं? 2 हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। 3 हमारे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। जो हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ये ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं इनमें आपस में बीच में कौन सा एंगल होता है? 120 डिग्री का। और एक्सियल बॉन्ड्स के साथ इनका 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और एक और चीज नोट करने वाली बात है कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ये आपस में 180 डिग्री के होते हैं। ये सारे एंगल्स होते हैं TBP में, ठीक है। तो हमने क्या करना है? लोन पेयर्स को मैक्सिमम एंगल पे रखना है। अब आप सोचोगे मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे बनाती हूँ। हम जो लोन पेयर्स हैं इसमें क्या है? ClF3 में हमने देखा, ClF3 में 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो हम लोन पेयर की जो यहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं वो करते हैं हम इन पे, इक्वेटोरियल पे, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारे पास, बाकी पोजीशंस पे आ जाते हैं हमारे पास फ्लोरीन, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है? हमने लोन पेयर्स को कहाँ पुट करा? यहाँ पे 120 डिग्री पे, ठीक है। हमने लोन पेयर्स को ऐसे नहीं रखा, हमने इनको 180 डिग्री पे नहीं रखा। उसका रीजन क्या है? देखो, उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हम लोन पेयर्स को इस पोजीशन के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे जो 90 डिग्री वाली लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन्स हैं वो क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। देखो, अगर हमने लोन पेयर को यहाँ पे रखा तो जो आपस में लोन पेयर तो 180 डिग्री पे हो गए, लेकिन बॉन्ड पेयर्स के साथ कितनी 90 डिग्री वाली रिपल्जन्स बढ़ गई? 690 डिग्री वाली रिपल्जन्स बढ़ गई, ठीक है। 90 डिग्री पे भी तो देखो काफी रिपल्जन्स होगी। ये रहा लोन पेयर, ठीक है। ये रहा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में भी तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो 90 डिग्री पे भी काफी ज्यादा रिपल्जन्स होती हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे? 690 डिग्री वाली रिपल्जन्स इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला हमारे पास अनस्टेबल हो जाता है और ज्यादा अप्रोप्रिएबल जो है हमारे पास वो है, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास जो स्टेबल स्ट्रक्चर है इसका वो ये वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो, अब आप इसको, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड एंगल है वो भी अब यहाँ पे पूरा 90 डिग्री नहीं रहेगा। ये जो बॉन्ड्स होंगे हल्के से टिल्ट हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे रिपल्जन्स की वजह से, ठीक है। और बात करें अगर शेप की, तो शेप इसकी कैसी दिखती है? देखो हमारे को शेप में हम क्या देखते हैं? लोन पेयर्स आपने नहीं देखने हैं, तो हमें ये कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ दिखेगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये कैसी शेप है? इसकी टी जैसी शेप है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? ये टी शेप का है, ठीक है। ये होता है सिंपल सा शेप एंड ज्योमेट्री में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद है, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें, अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है कि ये हो गया सेंट्रल एटम, ठीक है। उसमें 2 बॉन्ड्स ऐसे वाले आ जाते हैं, ठीक है। और एक आ जाता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये पीछे वाला आ गया, ये वाला आगे वाला आ गया,
ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर आ जाता है। स्क्वायर प्लेनर के एक ऊपर बॉन्ड होता है, एक नीचे बॉन्ड होता है। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड्स जो होते हैं आपस में 180 डिग्री के होते हैं। सिमिलरली ये दोनों बॉन्ड्स भी आपस में 180 डिग्री के होते हैं। आगे पीछे वाले बॉन्ड्स 180 डिग्री के होते हैं, बाकी सारे आपस में 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें जो लोन पेयर्स, अगर सपोज दो लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में, एग्जाम्पल मैं भी करवाऊंगी, तो हम उनको कहाँ प्लेस करेंगे, हम उनको 180 डिग्री पे प्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिस पोजीशन पे उनको ट्रांस में पोजीशन में प्लेस करेंगे हमेशा, अगर हम सिस में प्लेस करेंगे तो 90 डिग्री की रिपल्जन्स ही बढ़ेगी उससे। ठीक है, बाकी एग्जांपल से मैं आपको आगे ये करवा दूंगी। उसके अलावा देखो, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, VSEPR थ्योरी का, साइज। ठीक है, साइज के बेसिस पे हमने देखो बताना है। देखो साइज हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं मॉलिक्यूल के अंदर। एक है हमारे पास सेंट्रल एटम और बाकी है उसके साइड एटम। तो साइज भी इन दोनों का ही अफेक्ट करेगा, है ना। रिपल्जन्स देखनी है ना हमने, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर है चाहे लोन पेयर है, इनके बीच में रिपल्जन देखनी है। तो साइज किस तरह से उन रिपल्जन्स को इफेक्ट करता है, हम वो चीज देख रहे हैं। ठीक है, अब साइज दो चीजों के आ जाता है। एक तो साइज आ जाता है सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम का साइज आ जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास साइज आ जाता है सराउंडिंग एटम का, सराउंडिंग एटम का। ओके, अब देखो अगर हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का साइज हमारे पास क्या है, मैंने बना दिए इसके लिए ना दो एग्जाम्पल। ये है आपके पास एक सेंट्रल एटम जिसका साइज इतना है, दूसरा है हमारे पास इसका साइज इतना है। ठीक है, सेंट्रल एटम का, ये हो गए इसके साइड एटम्स। ठीक है, ऐसे। अब आप खुद सोचो कि जिसका साइज छोटा होगा, ज्यादा रिपल्जन कौन फील कर पाएगा, अच्छे से रिपेल कौन कर पाएंगे। देखो यहाँ पे तो ये बड़े साइज का एटम आ गया, तो इन ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्जन है वो भी कम होगी। ठीक है, ऐसे ही हुआ ना, यहाँ पे क्या है, बड़े साइज का आइटम आ गया तो इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्जन्स कम होगी। यहाँ पे इसका साइज छोटा है, बढ़िया से ग्रुप आपस में क्या करेंगे, रिपेल कर लेंगे एक दूसरे से, है ना। क्योंकि क्या है, दोनों का साइज कुछ होगा तो आपस में क्लोज आएंगे तो रिपेल इजीली, यानी कि जो इसका साइज जब सेंट्रल एटम का छोटा रहेगा हमारे पास, तो जो साइड ग्रुप्स है वो ज्यादा रिपल्जन फील करेंगे। तो अगर हम बात करें, अगर ये है थीटा 1 और ये वाला एंगल को हमने बोल दिया थीटा 2, तो हमारे पास जो थीटा 1 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन थीटा 2। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो साइज होता है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम जो होता है हमारे पास, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, है ना। बॉन्ड एंगल, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा रिपल्जन्स जो होंगी इन साइड एटम्स के बीच में, उतनी ही ज्यादा रिपल्जन्स होंगी, यानी कि उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल रहेगा। ठीक है, वहीं अगर हम सराउंडिंग एटम्स की बात करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक है हमारे पास वाटर, ठीक है, और एक है हमारे पास OCl2, OCl। आपको पता है अगर हाइड्रोजन का साइज इतना है तो क्लोरीन एटम होगा उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, और आपको पता है जितना ज्यादा साइज बल्कि होता है उतने ही ग्रुप्स आपस में रिपेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब बीच वाला जो एटम है उसका साइज मैंने फिक्स कर दिया, इसका साइज इतना है, दोनों ऑक्सीजन है। अब ये है बल्की ग्रुप्स, ऑब्वियसली जो बल्की ग्रुप्स होंगे वो आपस में ज्यादा रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से अगर हम बात करें थीटा 1 और ये थीटा 2 है, तो हमारे पास जो थीटा 2 है दैट विल बी ग्रेटर देन थीटा 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो साइज होता है ऑफ सराउंडिंग एटम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारे पास, जितना ज्यादा साइज एटम्स का साइज होगा उतने ही ज्यादा जो वो ग्रुप्स होंगे वो बल्कीनेस की वजह से उतने ही ज्यादा रिपेल करेंगे। बेसिकली बात ये है कि जो साइड ग्रुप्स है, ये वाले ग्रुप्स है, ये किस में ज्यादा एक दूसरे से रिपल्जन फील करेंगे, जितने ज्यादा रिपल्जन फील करेंगे उतने ही ज्यादा ये बॉन्ड्स खुल जाएंगे और उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, सेंट्रल एटम का साइज जिसका छोटा था वहां पे ज्यादा रिपल्जन फील हो रहे थे। ठीक है, तो हमने इस तरह से देखना है। ओके, उसके बाद देखो हमारे पास आता है थर्ड जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब अगेन हमारे पास क्या है, एक है सेंट्रल एटम, ठीक है, एक है हमारे पास सेंट्रल एटम, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम। तो हम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनसे क्वेश्चन आपके इन्हीं से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ध्यान से इसको सुनिए और इसको फिर अप्लाई भी हमने वैसे ही करना है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब है कि देखो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक है NF3, ठीक है, दोनों, और एक है हमारे पास NH3। दोनों ही हमारे पास कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी एंड शेप पिरामिडल होगी, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में जो आपको पता है जो फ्लोरीन है, ओके, हमारे पास क्या है देखो, सॉरी, हमने सेंट्रल एटम बताना है ना डिफरेंट, काम करो, इसको लिख लो, फ्लोरीन की तो ज्यादा होते हैं ना, इसको लिखो NH3 और इधर एग्जाम्पल में लिख लो PH3, ठीक है। तो अब देखो अप्लाई कैसे करना है वो देख रहे हैं। अब देखो सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन की फास्फोरस से, ठीक है। तो इस बॉन्ड के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर जो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो नाइट्रोजन के ज्यादा क्लोज होंगे क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे इतने क्लोज नहीं होंगे वो फास्फोरस के जितने नाइट्रोजन के क्लोज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की जितनी नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नाइट्रोजन के ज्यादा क्लोज है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हम तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन देखनी है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर ये एंगल θ1 है, ये θ2 है, तो हम क्या बोलेंगे कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सेंट्रल एटम की, जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा क्लोज वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, जितने ज्यादा क्लोज सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी ही ज्यादा फिर आपस में वो रिपेल भी करेंगे, यानी उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ भी जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल। अब दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं, साइड एटम्स देखने हैं, ठीक है, इसमें आएगा वो एग्जाम्पल जो मैंने पहले लिखी थी। हमारे पास क्या है, साइड एटम्स डिफरेंट करने हैं, एक हमने ले लिया NH3, ठीक है, और एक हमने ले लिया NF3। साइड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, ठीक है। आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है हमारे पास, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, एवरीबॉडी नोस। तो अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर नाइट्रोजन के ज्यादा क्लोज होंगे, जो इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन के ज्यादा क्लोज होंगे, और इस केस में फ्लोरीन के ज्यादा क्लोज होंगे, ठीक है, फ्लोरीन के ज्यादा क्लोज होंगे। तो यानी कि अब देखो नाइट्रोजन के ज्यादा क्लोज होंगे यानी कि आपस में भी ज्यादा क्लोज होंगे, तो यहाँ पे जो रिपल्जन्स होंगी वो ज्यादा होंगी, यहाँ तो फ्लोरीन वाली तरफ को चले गए, दूर चले गए, तो अब यहाँ पे रिपल्जन्स भी कम हो जाएगी, यानी कि जो θ1 होगा वो θ2 से ज्यादा होगा। हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सराउंडिंग एटम्स की, वो क्या होती है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के, ठीक है, बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं, ये इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद देखो अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास है, मैंने आपको देखो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ क्या मैंने आपको करवाया है। मैंने आपको एक तो ये बताया कि लोन पेयर जब भी आप शेप निकाल रहे होंगे तो आपको देखो बॉन्ड ऑर्डर के भी क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है, क्योंकि शेप प्रेडिक्ट करना तो बहुत ईजी होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी, सभी क्या फटाफट निकाल लोगे। बॉन्ड एंगल का आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको रिपल्जन ध्यान रखनी है कि किसमें ज्यादा होती है, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आपको साइज के बेसिस के ऊपर किस तरह से बॉन्ड एंगल आएगा, और एक आपको बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये फैक्टर्स ध्यान रखने हैं। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन SP, कब होगी, जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आएगा, ठीक है। अगर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री सेम होती है, आपको पता है, लीनियर हो जाएगा। CO2 जैसे एग्जांपल है, क्या है, CO2, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है जैसे CO2। CO2 को आप बनाओगे तो आपको पता है ऐसे बनता है CO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो देखो दो तरीके होते हैं करने के, या तो आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना लो। वो कैसे बनाओगे आप, आपको पता है कार्बन है, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो आपने लगा दिए ऐसे, ठीक है। अब 4 ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन, 2 ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को भी क्या है डबल बॉन्ड बनाने हैं, तो ऐसे बना देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल लेना। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर इसका, 2 होगा। 2 के लिए हमारे पास क्या आ जाती है, sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। ज्योमेट्री क्या आ जाती है इसकी, लीनियर आ जाती है, कोई वो नहीं है इसमें, लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी इसकी क्या आ जाती है, लीनियर ही आ जाती है इसकी शेप भी, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास लीनियर के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड है, जब हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोलते हैं। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। एग्जाम्पल आ जाता है जैसे BH3 AlCl3, ठीक है। अब है अगर एक लोन पे, देखो ये इजी है, सिंपल सा है ये, ठीक है। BH3 हो गया ना, जैसे आपके पास सेकंड एग्जांपल हो गया BH3 देखो कैसे निकालोगे आप, वैसे निकाल लो, चाहे मैंने आपको बताया था कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए लुईस एसिड भी होता है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 हाइब्रिडाइजेशन नंबर, 3 हाइब्रिडाइजेशन नंबर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर, कोई भी लोन पेयर नहीं है इसलिए इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको ऐसे नहीं आता है, आप ऐसे निकाल लो हाइब्रिडाइजेशन नंबर फॉर्मूला से। हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या होता है, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोरोन में, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है तो 0 0 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3 है तो 6/2 इज 3, ठीक है। फिर उसके बाद देखना होता है यानी कि 3 इसमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें 3 हमारे पास हाइड्रोजन है इसलिए तीनों के तीनों ही बॉन्ड पेयर है, ठीक है, यानी कि लोन पेयर इसमें 0 लोन पेयर है, ठीक है। और जब 0 लोन पेयर होते हैं तो शेप और जो ज्योमेट्री होती है वो सेम हो जाती है, ठीक है। तो क्या कैसी हो जाती है इसकी ज्योमेट्री, हमारे पास BH3 की ट्राइगोनल प्लेनर वो होती है हमारे पास ऐसे, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होगा इसमें, आइडियल बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कोई लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल टिल्ट नहीं होगा। उसके बाद देखो अगर हमारे पास क्या होता है, एक लोन पेयर आ जाता है, ठीक है, जैसे कि SO2। अब देखो आप देखते, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल SO2 का, ठीक है। SO2 आपने देखो कैसे करने हैं क्वेश्चन, सल्फर लिखा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब सल्फर देखो आपको पता है 2 ही बॉन्ड बनाता है, बट सल्फर हमारे पास कैसे बना सकता है, मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर बना सकता है। मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर कौन बनाते हैं, जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और जो साइड एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो 2 ऑक्सीजन के साथ, वैसे ये ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब हमने एक हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है, देखो एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर कोई ये नहीं है, ये जस्ट आइडिया है आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे आ गया, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं, यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा है एक पाई है, ठीक है। वैसे ही एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 2 प्लस लोन पेयर कितना आ गया, 1, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर हो गया 3। 3 के लिए आपको पता है ज्योमेट्री क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर। आपकी बार एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, आप उसको कहाँ रखोगे, आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। बाकी आगे इसमें बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, ऐसे, ओके। अब शेप कैसी हो जाएगी, शेप के लिए आपने लोन पेयर नहीं दिखना है, तो आपके पास शेप ऐसी दिखेगी, कैसी दिख रही है इसकी शेप, वी शेप, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम डायरेक्टली बेंट शेप भी बोल देते हैं, बेंट शेप, ठीक है। अब यहाँ पे खुद सोचो, पहले हमारे पास आइडली बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का था, बट यहाँ पे क्या होगी, अब लोन पेयर आने की वजह से लोन पेयर और इस पाए बॉन्ड के बीच में क्या होगी, रिपल्जन होगी, जिसकी वजह से ये रिपेल करेंगे और ये बॉन्ड हल्का सा अंदर को टिल्ट हो जाएगा, तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो वही यहाँ पे लिखा है, देखो इसकी जो शेप होगी वो एंगुलर आ जाएगी या फिर बेंट आ जाएगी और बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री से कम हो जाएगा। उसके बाद है जब हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 होगा, उसके लिए हमारे पास आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। मैं डायरेक्टली शेप वाले क्वेश्चन करवाती हूँ, इसका एग्जाम्पल एक CH4 था जो मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। वैसे BH4 माइनस भी है, जो नेगेटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम पे लगा लिया करो, ठीक है।
अब देखो सेंट्रल एटम पे लगा दिया करो का मतलब है जैसे कि आपके पास क्या है, BH4 माइनस है, ठीक है, BH4 माइनस में देखो क्या होगा, आपको पता है बोरोन पे क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज भी बोरोन के ऊपर ही लगा दो, ठीक है, ऐसे बन गया। फिर हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड बना दो, ऐसे बन गया। फिर देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या है, 4 है, ठीक है, 4 के लिए आपको पता है, और 4 के बाद आपको पता है सारे के सारे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कुछ नहीं है, यानी कि ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या आ जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो हम करते हैं जब एक लोन पेयर होगा टेट्राहेड्रल में, दो होंगे या फिर 3 लोन पेयर होंगे, उसके एग्जांपल है वाटर, एक तो अमोनिया है और ICL है, ठीक है। वाटर अमोनिया वैसे मैंने आपको बता दिया था, अमोनिया में आपने देखा था कि एक लोन पेयर, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ इसको, एक लोन पेयर है, ठीक है, तो इसकी शेप कैसे दिखती है हमें, और इसका ज्योमेट्री क्या आ रही थी, टेट्राहेड्रल आ रही थी, और इसकी शेप कैसे दिखती है हमें, इसकी शेप दिखती है पिरामिडल, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। वैसे ही हमने वाटर का किया था, वाटर के लिए हमने देखा था कि ऐसे होते हैं, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो रही थी, टेट्राहेड्रल हो रही थी, और इसकी जो शेप है वो हमें वी शेप देख रही थी, ठीक है, वी शेप, वी शेप, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल नेक्स्ट ICL, ठीक है। ICL में देखो सेंट्रल एटम आयोडीन ले लो, ठीक है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक Cl के साथ बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आ गया इसका, देखो सिग्मा बॉन्ड एक, लोन पेयर कितने हैं, 3 लोन पेयर, एक ये और एक ये वाला, तो इसमें 3 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ गया 4, ठीक है। 4 में आपको पता है ज्योमेट्री क्या रहने वाली है, ज्योमेट्री इसकी रहेगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और जो इसकी शेप होगी, शेप कैसी रहेगी, देखो कैसे दिख रहा है ये, लोन पेयर तो देखने ही नहीं है हमने, सिर्फ ऐसे दिख रहा है, कैसा है हमारे पास, लीनियर, तो इसकी शेप कैसी आ जाएगी, इसकी शेप आ जाएगी लीनियर, ओके। तो इस तरह से हम निकालते हैं। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं, ट्रायंग TBP, ठीक है, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, TBP, ठीक है, इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है वो 5 होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है। एग्जाम्पल हो गया जैसे PCl5, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जैसे इसका PCl5, ठीक है। फॉस्फोरस को लो, ठीक है, चाहे आप हाइब्रिडाइजेशन नंबर से निकाल लो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो आप, सेम आंसर आएगा, बिल्कुल कोई गलत नहीं आएगा। ये आपके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, Cl कितने हैं, 5 है, ऐसे, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर इसका क्या आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ गया 5, ठीक है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कुछ नहीं है। 5 में आपको पता है क्या बनता है, 5 में बनता है TBP, ठीक है, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी, TBP, क्योंकि लोन पेयर कुछ नहीं है इसलिए इसकी शेप भी कैसी हो जाएगी, TBP हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल इसके SF4 ICl3, SF4 और ICl3, ये देखते हैं, ठीक है। SF4 में देखो सल्फर है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 फ्लोरीन है, ठीक है, ऐसे बना लेना आपने, ठीक है, ऐसे करोगे ना आपका कोई 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 बिल्कुल सारे आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है। और देखो कितना इजी भी है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या हो गया इसका, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, लोन पेयर एक है, तो आ गया 5, 5 से आपको पता लगा ज्योमेट्री पूछे आप डायरेक्टली कर लो, किसकी ज्योमेट्री है, TBP। अगर आपसे शेप पूछिए तो देख लो क्या बनती है, एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर आपको पता है आप कहाँ प्लेस करते हो, इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर आप लोन पेयर प्लेस करते हो, बाकी सारी पोजीशंस पे आप क्या प्लेस कर दोगे, फ्लोरीन को प्लेस कर दोगे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी शेप कैसी दिखती है, सीसॉ की तरह दिखती है, सीसॉ, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम आई आ गया, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आ जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और 2 लोन पेयर है, तो 5, 5 में अगर आपसे क्या पूछा, ICl3 की ज्योमेट्री पूछे तो सिंपल डायरेक्टली कर लो TBP, ठीक है। और अगर शेप पूछी है तो आपको पता है 2 लोन पेयर को आप कहाँ पुट करोगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे पुट करोगे, ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगी इसकी, टी दिख रहा है ना, टी,
तो टी शेप आ जाएगी इसकी, टी शेप। बस आपने इनको नहीं देखना है, लोन पेयर्स को नहीं देखना है शेप निकालते हुए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात ध्यान में रखने वाली क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, ये वाले बॉन्ड एंगल्स तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिए थे कि ये बॉन्ड एंगल्स कम क्यों है। लीनियर में देखो 180 का होगा एंगल, लीनियर ऐसा होता है लाइन पे, तो एंगल 180 डिग्री का ही होता है। अब सीसॉ में आपने ध्यान रखना है कि एंगल 120 डिग्री, इधर भी एंगल क्या हो रहे हैं हमारे पास, देखो हाँ, इधर भी देखो एंगल क्या हो रहे हैं हमारे पास। मैंने आपको वैसे ये वाला बता दिया था, टी वाला पहले ही बता दिया था। यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल्स हमारे पास क्या हो रहे हैं। आपको पता है ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का रहने वाला है, बट क्योंकि यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्जन, जिसकी वजह से जो एंगल है 90 डिग्री से कम हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड हल्का से इधर को टिल्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले बॉन्ड में और इस वाले बॉन्ड में रिपल्जन होगी, ये वाला बॉन्ड अंदर को टिल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये वाले एंगल्स ऐसे हो जाते हैं, ये बॉन्ड्स ऐसे हो जाते हैं, ये बॉन्ड हल्के से ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री से कम ही हो जाते हैं बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होती है। तो इतना एग्जाम्पल्स काफी है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। वैसे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में भी सेम ऐसे ही होता है। इसको एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं, जैसे कि IF5 है। अब देखो हमारे पास है IF5। IF5 में देखो आयोडीन हो गया, आपको पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 5, IF5, 5 फ्लोरीन लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 5 है, लोन पेयर कितने, 1 है। ठीक है, तो 6 में आपको पता है क्या हो जाएगी, जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अब एक लोन पेयर है, मैंने आपको बताया था लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल, तो कहीं पे भी रख दो लोन पेयर को, है ना, सारे 90 आपस में 90 डिग्री में होते हैं एंगल्स। ठीक है, तो हमने ऐसे रख दिया। अब ये कैसे दिखती है इसकी शेप, इसकी शेप दिखती है हमारे पास किसकी तरह, स्क्वायर है। ये देखो, लोन पेयर तो आपने देखना नहीं है। ठीक है, लोन पेयर तो आपने देखना नहीं है, तो ये स्क्वायर हो गया एक। ठीक है, ऊपर ऐसे हो गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दिया, चलो ऊपर लगा लेती हूँ, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी है, देखो जैसे वो मंदिर की छत होती है ना, वैसी सी शेप है इसकी, देखो ऐसी। ठीक है, मंदिर की छत की तरह इसकी शेप है, तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, तो इसकी शेप आ जाती है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, वैसे ही अगर सपोज दो लोन पेयर होते तो उनको आप हम मैक्सिमम रिपल्जन्स पे रखते, तो एक मैंने यहाँ रख देती और एक मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, और बाकी सारे बॉन्ड्स यहाँ आ जाते हैं। तो अब हमने जब इसकी शेप डिसाइड करनी होगी, तो हमने अब लोन पे नहीं देखने हैं, तो इसकी शेप कैसे आ जाएगी, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, शेप में आपने देखना है वो कैसा दिख रहा है, लोन पेयर हटा के देख लेना। ठीक है, और याद भी कर लेना कि किस वाले ज्योमेट्री में शेप कैसी होगी, कितने लोन पेयर्स आने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना सफिशिएंट है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसी तरह के और टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखने के लिए ये 75 जो आपके पास क्वेश्चन सीरीज चल रही है, सॉरी टॉपिक सीरीज चल रही है, ये आप देखिए। थैंक यू सो मच।